नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अंजू सिंह और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले जसवंत सिंह की। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिए जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज ने बड़ा खुलासा किया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि बाड़मेर सीट पर फैसला चुनाव कमेटी में नहीं हुआ, ये वो सीट है जिस पर पार्टी ने बाद में फैसला लिया। जहाँ तक जसवंत सिंह जी का सवाल है, ये निर्णय पार्टी ने किया है, साधारण निर्णय नहीं है। असाधारण निर्णय अकारण तो नहीं लिए जाते, कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि ये वो टिकट है जो चुनाव समिति में तय नहीं हुई थी, बाद में तय हुई है। जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिए जाने से सुषमा स्वराज ने दुख जताया। सुषमा ने कहा है कि पार्टी ने किसी न किसी वजह से जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिया, लेकिन जो भी वजह रही है, उन्हें जसवंत सिंह को टिकट नहीं दिए जाने से व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा, स्वयं को व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से दुख पहुंचा। राजस्थान के बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने से बागी तेवर अपनाने वाले जसवंत सिंह ने अपनी ही पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा। हमारे सामने चुनौती जो है वह असली बीजेपी और नकली बीजेपी के बीच है, और इस असली और नकली का जो अंतर है वह मैं निर्णय नहीं करूंगा, वह जनता ही निर्णय कर सकती है। आज जसवंत सिंह ने बीजेपी आलाकमान पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि बीजेपी पर अतिक्रमण हो गया है और अब पार्टी के संविधान के उलट फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी पर अतिक्रमण सा हो रहा है और इस अतिक्रमण को हटाने का एक ही तरीका है, और वह तरीका है कि हम फिर लोगों से जाकर ही पूछें कि इस अतिक्रमण को कैसे हटाया जाए। बाड़मेर से टिकट नहीं मिलने पर जसवंत सिंह इस कदर नाराज है कि उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो बाड़मेर में समर्थकों से बात कर 24 मार्च को निर्दलीय पर्चा भी भरने वाले हैं। उधर जसवंत सिंह की नाराजगी पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक टिकट से किसी का सम्मान तय नहीं होता। उन्होंने कहा कि जसवंत वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी उनका कहीं और इस्तेमाल करेगी। मैं समझता हूं किसी की प्रतिष्ठा और किसी के सम्मान का मूल्यांकन केवल टिकट के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इन सब सारी चीजों से श्री जसवंत सिंह जी पूरी तरह से परे हैं। हालांकि खबर यह भी है कि जसवंत सिंह को बता दिया गया है कि वो बाड़मेर से उम्मीदवार बदला नहीं जाएगा। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ सिंह ने जसवंत से बात की और उन्हें बताया गया कि प्रत्याशी बदलने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल जसवंत ने बाड़मेर से टिकट की मांग की थी और नहीं मिलने पर निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की धमकी भी दे दी है, लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार करते हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बाड़मेर से जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिलने से भड़के उनके समर्थकों ने जैसलमेर के बीजेपी दफ्तर पर ही कब्जा कर लिया। जसवंत समर्थकों ने बीजेपी के फैसले पर सवाल उठाए और कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट देने का विरोध किया। बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा है कि वो पार्टी के आदेश के मुताबिक झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी। उमा ने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी। झांसी से लड़ना चाहती है, लड़ेगी? नहीं, मेरे को पार्टी ने जो घोषणा कर दी उसको मैं क्यों पलटूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हो गया है और आप लोग क्यों इन चीजों को खोजते फिर रहे हैं पूरे समय। मैंने राजनाथ जी को कोई पत्र नहीं लिखा, मैं कह चुकी, लिखित में कह चुकी ये बात। इन बवालों के बावजूद लालकृष्ण आडवाणी के करीबी और अहमदाबाद पूर्व से सांसद हरेन पाठक का टिकट काट दिया गया है। हरेन की जगह अभिनेता परेश रावल को मैदान में उतारा गया है। बताया जा रहा है कि आडवाणी को हरेन के टिकट काटे जाने का आभास पहले ही हो गया था। अपने बयान पर उठे सियासी बवंडर पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यू टर्न ले लिया है। बादल ने कहा है कि जेटली को डिप्टी पीएम बनने की बात तो उन्होंने ऐसे ही कह दी थी। साथ ही बादल बोले कि इसका निर्णय एनडीए लेगा। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी नेता अरुण जेटली को भावी उप प्रधानमंत्री बता दिया था। अरुण जेटली के प्रचार के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि जेटली डिप्टी पीएम बनेंगे और देश का खजाना संभालेंगे, यानी वित्त मंत्री बनेंगे। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਕੱਲਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। हालांकि जेटली ने बादल के बयान पर कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बातें कह दी जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी पद के दावेदार नहीं है। I think it's a storm in a teacup. Everybody knows that these are comments made in the course of a campaign. And as I have said, I've never been looking for positions. जेटली को डिप्टी पीएम बताने वाले बादल के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि सपने देखने का हक सबको है। सपने देखने का अधिकार सबको है।
प्रकाश सिंह बादल भी सपने देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन हो, ये प्रकाश सिंह बादल नहीं तय करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बादल के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि ना तो बादल का सपना पूरा होगा, ना ही जेटली का और ना ही मोदी का। गाछ पर कटहल, ओठ पर तेल मल रहे हैं ये लोग, कभी भी इनका सपना पूरा नहीं होगा। आरएलडी नेता अमर सिंह ने भी जेटली की शान में कसीदे पढ़े। अमर सिंह ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो मोदी की जगह जेटली पीएम बने और पीएम पद के लिए वो मोदी को कड़ी टक्कर दें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए आडवाणी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आडवाणी का अपमान करके बीजेपी ने ठीक नहीं किया। शिवसेना ने बीजेपी के आला नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब मोदी, राजनाथ और जेटली को उनके पसंद के मुताबिक सीट मिल सकती है तो आडवाणी को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि आडवाणी के साथ जो हो रहा है उसकी पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई थी। सामना में आगे लिखा गया है कि देश में भले ही मोदी का असर दिख रहा हो, लेकिन अभी आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ है। आडवाणी को दरकिनार करना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने इससे बड़ा नुकसान होने के संकेत दिए। शिवसेना ने कहा कि आडवाणी का नाम उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में होना चाहिए था, जिस पर राजनाथ सिंह ने सफाई दी। पहली लिस्ट में तो मुझे भी नहीं दिया गया, पार्टी अध्यक्ष हूं। पहली लिस्ट में मोदी जी को भी नहीं दिया गया, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। पहली लिस्ट में सुषमा जी को भी नहीं दिया गया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा है। पहली लिस्ट में से अरुण जेटली को भी नहीं दिया गया। इससे पहले इंडियन न्यूज के शो चुनावी नाइट्स में दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने केजरीवाल पर निशाना साधा। रामदेव ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन वो कभी सोनिया गांधी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते। केजरीवाल सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ता, जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में नाम जिनके जारी किए उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। ये केजरीवाल कांग्रेस के इशारों पर काम करने वाला उनकी कठपुतली है। और वैसे भी झाड़ू ना अकेले चलती नहीं, उसको हाथ का साथ चाहिए ही। योग गुरु बाबा रामदेव शहीद दिवस के मौके पर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में योग शिविर लगा रहे हैं। इस योग शिविर में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। रामदेव ने योग शिविर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी आने का न्योता दिया है। चुनावी नाइट्स में दीपक चौरसिया में बाबा रामदेव ने एक और बड़ा खुलासा किया। रामदेव ने कहा कि उन्हें भारत रत्न देने का लालच भी दिया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। यूपी के प्रतापगढ़ में राहुल ने चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि देखना मजा आएगा। आज की रैली से क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? बहुत बड़ी रैली है, अच्छा लगा है। अभी आप देखना भैया, मजा आएगा। राहुल गांधी ने बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कांग्रेस ने सबसे बड़ा हथियार आरटीआई के रूप में दिया। हम लोकपाल लेकर आए। गुजरात में 3 मंत्री हैं जो जेल में टाइम पास करके आए, वो उनकी कैबिनेट में है। कर्नाटका में बीजेपी के लोगों को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की सोच है कि देश को एक नेता चलाता है। वो कहते हैं गुजरात को हमने खड़ा किया। राहुल ने कहा कि गुजरात को वहां की महिलाओं ने खड़ा किया। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ शिवसेना पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यूपी और बिहार की जनता के ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें भगाया जाता है। अपने भाषण में राहुल गांधी बीजेपी पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मार्केटिंग के मामले में कांग्रेस से आगे है, लेकिन काम के मामले में कांग्रेस आगे है। राहुल गांधी ने यूपी के लोगों को कांग्रेस की सरकार आने पर विकास के सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि जिस दिन यूपी में कांग्रेस की सरकार आ गई, उस दिन न सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से लोग रोजगार के लिए यूपी आएंगे। प्रतापगढ़ में रैली के बाद राहुल गांधी बेधड़क भीड़ में जा घुसे और लोगों से मिले। भीड़ और उनके बीच बैरिकेड्स लगाई गई थी, लेकिन वो बैरिकेड फांदकर लोगों के बीच जा पहुंचे और उनसे बातचीत की। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी महिला मजदूरों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने तेंदुपत्ता चुनने वाली महिलाओं की समस्याएं सुनी। हरियाणा दौरे पर निकले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज गुड़गांव में रोड शो करेंगे। कल केजरीवाल ने फरीदाबाद में रोड शो किया था। फरीदाबाद के अलावा केजरीवाल का बल्लभगढ़, पलवल और मेवात में भी लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है। फरीदाबाद में केजरीवाल का विरोध हुआ। यहां पर सेक्टर 37 के लोगों ने केजरीवाल को काली झंडी दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की।
वाराणसी में अस्सी घाट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। यहां जनसंपर्क अभियान में जुटे पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि बाद में मामला सुलझा लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में अरविंद केजरीवाल, शाजिया इल्मी, आशुतोष और सागर के आप प्रत्याशी अतुल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज होगा। सागर की एक अदालत ने विजय मिश्रा नाम के शख्स की याचिका पर यह आदेश दिया। इन सबके खिलाफ एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में तिरंगा झंडा लेकर चलने का मामला है। मेरठ से कांग्रेस उम्मीदवार नगमा के पर्चा दाखिल करने के बाद अजीबोगरीब हालात देखने को मिला। हापुड़ विधानसभा इलाके में दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंची नगमा के कान में हापुड़ से कांग्रेस विधायक गजराज सिंह ने कुछ कहा, लेकिन जिस तरीके से कहा वो सवालों के घेरे में है। अब तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक का नगमा के कान में कुछ कहने का ये अंदाज किस तरीके से विवादित है। इससे पहले नगमा ने मेरठ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। शुक्रवार को नगमा जरूरी कागजात पूरे नहीं होने की वजह से नामांकन नहीं कर पाई थी, जिससे कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जीत को लेकर 101% आश्वस्त है। वहीं नागपुर से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार अंजलि दमानिया ने भी लोकसभा से नामांकन किया। अंजलि खुद गाड़ी चलाकर नामांकन करने पहुंची। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। साउथ दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदुड़ी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। बिदुड़ी का मुकाबला कांग्रेस के रमेश कुमार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत से है। गाजियाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। राज बब्बर का मुकाबला बीजेपी के बीके सिंह और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शाजिया इल्मी से है। बीजेपी ने बिजनौर में अपना लोकसभा उम्मीदवार बदल दिया है। राजेंद्र सिंह से टिकट वापस लेकर भारतेंदु सिंह को बिजनौर से उम्मीदवार बना दिया गया है। भारतेंदु को टिकट मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतेंदु को टिकट मिलते ही राजेंद्र के समर्थकों ने भारतेंदु समर्थकों पर हमला बोल दिया। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। राजेंद्र सिंह लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल कर चुके थे, लेकिन एक उम्मीदवार बदले जाने से उनके समर्थक सख्ते में आ गए। राजेंद्र को टिकट मिलने से भारतेंदु नाराज चल रहे थे। भारतेंदु सिंह बिजनौर के विधायक और मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी है। इस आरोप में वो 2 दिन हवालात के अंदर भी रह चुके हैं। बावजूद इसके पार्टी ने भारतेंदु पर भरोसा जताया। वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले और नीतीश कुमार के करीबी एनके सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी के भाई डॉक्टर एजाज इल्मी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के आवास पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान मनीष तिवारी से नाराज है। नामांकन के लिए देर से पहुंचने पर जम्मू में निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा नामंजूर कर दिया। शनिवार को नामांकन की आखिरी तारीख पर आप के प्रत्याशी हरबंश लाल भगत काफी देर से पहुंचे, जिस पर निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन स्वीकार नहीं किया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र 24 मार्च को जारी होगा। पहले ये मैनिफेस्टो 21 मार्च को ही रिलीज होना था। पूर्व क्रिकेटर और मुरादाबाद से कांग्रेस सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन राजस्थान के टोंक पहुंचे। इस बार कांग्रेस ने अजहर को राजस्थान के सवाई माधोपुर सीट से मैदान में उतारा है। कार्यकर्ताओं ने अजहर का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में 26 मार्च को चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। बिजनौर में आरएलडी प्रत्याशी जयप्रदा के खिलाफ जनमोर्चा पार्टी ने भोजपुरी अभिनेत्री सुमन नेगी उर्फ शब्बो को मैदान में उतारा है। नेगी ने जयप्रदा को बूढ़ी बताते हुए कहा कि उन्हें अब राजनीति से भी संन्यास ले लेना चाहिए। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने कहा कि अगर पार्टी सुप्रीमो अजीत सिंह कहेंगे तो वो मुलायम सिंह और हेमा मालिनी के खिलाफ भी चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। कानपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने बीजेपी उम्मीदवार मुरली मनोहर जोशी को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगे कोयला घोटाले के आरोप साबित हो गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। कानपुर में कोयला मंत्री और सांसद श्री प्रकाश जायसवाल को पटखनी देने पहुंचे बीजेपी का वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी उनसे गले मिलते दिखे। दरअसल गंगा मेला पर होने वाले कार्यक्रम में दोनों शामिल हुए थे।
अन्ना हजारे ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। अन्ना ने कहा कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है और अगर वो पीएम बन भी जाते हैं तो देश का भला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि कोई निर्दलीय पीएम बने। मेनका गांधी के सोनिया गांधी पर दिए गए विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है, लेकिन प्रशासन अब मेनका पर कार्रवाई से कतरा रहा है। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा है कि मोदी को पीएम बनते देखना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जहां कहेगी वो प्रचार के लिए जाएंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगी। यहां मायावती भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रांची रैली सुपर फ्लॉप रही। 5 सीट पर चुनाव लड़ रही बीएसपी की रैली में 300 से 400 लोग ही जुट सके। मायावती को काफी देर तक भीड़ बढ़ने का इंतजार करना पड़ा। लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर बिहार के सत्ताधारी पार्टी की विधायक अनु शुक्ला ने बागी तेवर अपना लिया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की विधायक पत्नी बिहार के वैशाली से लोकसभा का टिकट चाहती है। एनसीपी आज से मुंबई में लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर रही है। चुनाव अभियान की शुरुआत में एनसीपी चीफ शरद पवार, अजित पवार, भास्कर जाधव शामिल रहेंगे। ठाणे के सेंट्रल ग्राउंड से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40-40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में दोनों तरफ से किसी भी सेलिब्रिटी का नाम शामिल नहीं। केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि घोटाले की मॉनिटरिंग करने वाला सुप्रीम कोर्ट आखिर गुजरात दंगों केस को मॉनिटर क्यों नहीं कर सकता। कपिल सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, तभी वो पत्रकारों के सामने नहीं आते। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संघ को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो आरएसएस के लोगों ने जश्न मनाया था। 1 करोड़ में चुनाव लड़वाने की बात करने के मामले में बीजेपी नेता और भोपाल के सांसद घिर गए हैं। चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए भोपाल के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो फोन पर किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते दिख रहे थे। कांग्रेस ने ही ये वीडियो जारी किया था। हालांकि कैलाश जोशी ने इससे किनारा कर लिया था। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पार्टी कार्यकर्ता ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर खाने के बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा। देखते देखते पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा मच गया। खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले कार्यकर्ता का नाम सीआर गौड़ा है। ये कर्नाटक से लोकसभा का टिकट चाहता था। गौड़ा का दावा है कि उसे लोकसभा टिकट देने का वादा किया गया था, लेकिन अंतिम वक्त में टिकट काट दिया गया। दिल्ली के कोर्ट ने सांसद धनंजय सिंह को 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। पिता की बीमारी के ग्राउंड पर उन्हें बेल मिली है। रेप के आरोप में उन पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को दर्द की शिकायत थी और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। पूर्व क्रिकेटर और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ गुजरात के सासड़ गिर जंगल पहुंचे। घूमने के शौकीन सचिन ने जंगल में भरपूर आनंद उठाया। सचिन के आने की खबर सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। सचिन तेंदुलकर ने साफ किया है कि वो फिलहाल कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करेंगे। कई दिनों से तेंदुलकर के चुनाव प्रचार की खबरें आ रही थी। इसी को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मी सितारों के राजनीति में आने का विरोध किया है। अमिताभ ने कहा कि जिन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है उनसे उन्होंने कोई बात नहीं की। आज पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस को पूरा देश याद कर रहा है। खबरों में आगे रुख करेंगे दिल्ली की ओर। दिल्ली में दोस्ती करने से इनकार करने पर एक सिरफिरे ने लड़की पर हमला कर दिया। सिरफिरे युवक ने लड़की के सिर पर बोतल से वार किया। ठाणे से सटे भिवंडी में जिस्म फरोशी से मना करने पर एक युवती पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पिछले कई दिनों से पीड़ित के साथ मारपीट भी की जा रही थी। मथुरा में टोल प्लाजा पर राष्ट्रीय लोक दल के विधायक पूरन प्रकाश के समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। टोल कर्मियों का आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और 2 घंटे तक टोल को फ्री कर दिया। यूपी का बलिया में हजारों गांव वालों के हमले से एक डीएसपी समेत 10 कांस्टेबल घायल हो गए। गांव वालों का आरोप है कि बोर्ड की परीक्षा में नकल के नाम पर एक छात्रा से स्कूल प्रशासन ने 2000 रुपए मांगे थे।
दिल्ली के पीतमपुरा में दिल्ली हाट में प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आपदा से निपटने वाले तकनीक और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई।